हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 101 का यूनिट 4, जहाँ पे हम पूरी मार्क्सिज्म अप्रोच को समझने वाले हैं। ठीक है, तो मार्क्सिज्म अप्रोच है क्या, इसके क्या क्या आइडियाज है, क्या इसके प्रिंसिपल है, ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज है या फिर कार्ल मार्क्स के अलावा भी कुछ थिंकर्स है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। एंड फिर इसका कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या होता है। ये सब हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ कि मतलब ये जो यूनिट है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सच में। मतलब अगर इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे फेवरेट यूनिट जो है ना, मेरे लिए ये है। मतलब मैं अब ये मत सोचने लगना कि मैम तो मार्क्सिस्ट है, मैम तो मार्क्सिज्म को सपोर्ट करती है। नहीं, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, बट इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आते हैं। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ मार्क्सिज्म अप्रोच, पहले ही बता देती हूँ। अगर आप अपने दिमाग में ये चीज लेके बैठो कि मैम तो सोशलिज्म या मार्क्सिज्म को सपोर्ट करती है, नो। बस पढ़ने में इंटरेस्टिंग है इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपका पॉलिटिकल थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही थियोरिटिकल होता है, बहुत ही बोरिंग होता है। दैट्स वाई इसके अंदर कुछ अप्रोचेस है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, लाइक अ लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को, जहां पर हम क्या बात करेंगे, मार्क्सिस्ट अप्रोच की। ठीक है, अगर आप लोगों को मार्क्सिज्म के बारे में एम भी नहीं पता है कि भाई क्या होता है, क्या है इसके अंदर, कोई बात नहीं, नो वरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। आज आपको 30 मिनट या 40 मिनट्स बैठकर मेरे साथ इस पूरे यूनिट को अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके बाद लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी मार्क्सिज्म को लेकर, और ये यूनिट ना आपको बहुत आगे तक काम आएगा। ठीक है, तो आज अच्छे से बैठ के कंसंट्रेट होकर अगर मेरी बातों को सुन लोगे, समझ लोगे, तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी लेंथी रहेगी वीडियो, क्योंकि मैं इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं लेकर आने वाली हूँ। एक ही लेक्चर के अंदर आपकी पूरी यूनिट खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मार्क्सिस्ट अप्रोच को। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो वो देखते हैं। देखो, पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी मार्क्सिज्म होता क्या है ना। अगर हमारे यूनिट का नाम मार्क्सिज्म है, तो मार्क्सिज्म का मतलब क्या है इसको समझेंगे। देन उसके बाद ये यूटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है, एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या होता है, ये मार्क्सिज्म जो है इसके क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्या बेसिक सिद्धांत है जिसके बेस पर ये पूरा मार्क्सिज्म टिका हुआ है। देन उसके बाद ये थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्या होता है, ये थ्योरी ऑफ फ्रीडम क्या है, एंड उसके बाद कुछ लोगों ने मार्क्सिज्म अप्रोच को क्रिटिसाइज करा है, उसको समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत मजा आएगा, कुछ भी बोरिंग नहीं है इस यूनिट के अंदर। तो प्लीज 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 कंसंट्रेट होकर मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। ओके, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं भटकाना है, बिल्कुल कमर सीधे करके दीवार में नहीं टेकनी है कमर, अच्छे से बैठकर मेरी बातों को सुनने है। ओके, गॉट इट, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, मार्क्सिज्म होता क्या है। मार्क्सिज्म एक बॉडी है जिसके अंदर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल आइडिया है, और ये आइडियाज किसके हैं, कार्ल मार्क्स के हैं। अब कार्ल मार्क्स के साथ और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने मार्क्सिज्म को कंट्रीब्यूट करा है, लाइक फ्रेडरिच एंगल्स। और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने बाद में डेवलप करे हैं। तो अगर आप मार्क्सिज्म का नाम कहीं आपको देखने के लिए मिल गया, तो मार्क्सिज्म क्या है, एक अप्रोच है, एक आइडियाज है, ग्रुप है किसका, आइडियाज का, जो सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं बोल सकते कार्ल मार्क्स के आइडिया ही आपके मार्क्सिज्म के अंदर है बस। ठीक है, सिर्फ कार्ल मार्क्स के आइडिया से आपका मार्क्सिज्म नहीं बना है। माना आपके मार्क्सिज्म के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो कार्ल मार्क्स का रहा है, जो मार्क्सिज्म अप्रोच है उसके अंदर जो मोस्टली आइडिया है ना, वो कार्ल मार्क्स के है। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म को बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से कंट्रीब्यूशन करा है इसके अंदर। बट ये प्रॉपरली ट्रू नहीं है कि सिर्फ कार्ल मार्क्स के आइडियाज को ही मार्क्सिज्म बोला जाएगा। नहीं, मार्क्सिज्म के अंदर भी और कुछ आइडियाज है, लाइक फ्रेडरिच एंगल्स के आइडियाज, वो भी मार्क्सिज्म के अंदर आते हैं। और भी कुछ पहले के सोशलिस्ट थिंकर थे, उनके आइडियाज भी मार्क्सिज्म के अंदर आते हैं। और बाद में मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है मार्क्सिज्म अप्रोच में, उनका भी क्या है, मार्क्सिज्म अप्रोच के अंदर आइडियाज है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म से ये नहीं बोलने का सिर्फ कार्ल मार्क्स के आइडियाज को मार्क्सिज्म बोला जाएगा, नहीं। कार्ल मार्क्स के साथ और भी फ्रीडरिच एंगल्स और
कुछ थिंकर्स जो हमारे मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब के आइडियाज को क्या बोलेंगे? मार्क्सिज्म बोलेंगे। इसलिए जो मार्क्सिज्म अप्रोच है वो एक लिविंग फिलॉसफी है, मतलब एक जीती जाती फिलॉसफी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मार्क्सिज्म अप्रोच है उसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किसका रहा है? कार्ल मार्क्स का रहा है। अब कार्ल मार्क्स के डेड होने के बाद, उनका मृत्यु होने के बाद, मार्क्सिज्म अप्रोच के अंदर बहुत सारे थिंकर आते हैं और वो मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं उसको डेवलप करने में, उसको री इंटरप्रिटेट करने में। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के डेथ के बाद भी जो मार्क्सिज्म अप्रोच है वो जिंदी रही, लोगों ने और थिंकर्स ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट करा। समझे आप लोग मार्क्सिज्म क्या होता है? मार्क्सिज्म एक बॉडी है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल आइडियाज की, जो मोस्टली एसोसिएटेड है किससे? कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स से। बट दैट्स नॉट अ प्रॉपरली ट्रू कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज को हम मार्क्सिज्म बोलेंगे। उसके साथ जो कार्ल मार्क्स और जो एंगल्स है उनके आइडियाज एंड कुछ अर्लीस्ट सोशलिस्ट आइडियाज एंड कुछ मार्क्सिज्म थिंकर्स के आइडियाज को हम क्या बोलेंगे? मार्क्सिज्म। समझे? ओके। अब हम समझते हैं ओटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है। देखो भाई, ओटोपियन क्या है? ओटोपियन मतलब एक तरीके से इमेजिनरी। ठीक है, ओटोपियन एक थिंकर रहे हैं जिन्होंने अपनी नोबल के अंदर इस वर्ड को यूज करे हैं। वो एक ऐसे आइसलैंड की बात करते हैं अपनी नोबल के अंदर कि एक ऐसा आइसलैंड है जो इमेजिनरी है, उसके अंदर हर चीज परफेक्ट है। तो इसी चीज का यूज करते हुए कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ओटोपियन मतलब एक तरीके से इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी, और ये बनाना चाहते थे कौन? मेरे से पहले वाले सोशलिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अच्छे से समझाती हूँ। देखो, जो कार्ल मार्क्स है ना वो सोशलिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशलिज्म को। आपको सोशलिज्म का मतलब पता है? नहीं पता? इट्स ओके। देखो, सोशलिज्म ना एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना वो आपके रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी, ऑन करेगी। ठीक है, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है, आज हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा घर बना हुआ है वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। ठीक है, मोस्टली हर किसी का जो, मैं ये नहीं कहूंगी कि सबका, कुछ लोग रेंट पे भी रहते हैं, है ना, खुद का अपना भी नहीं होता है, बट बहुत सारे लोगों के पास अपनी खुद की जमीन होती है तो वो उसके ऑनर है। बट कुछ ऐसे देशों में लाइक का आपका चाइना, वहां पे जो रिसोर्सेज है उनको कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट। ठीक है, वहां पे इतना प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है, वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करके बैठी हुई है। गवर्नमेंट ने ही सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रखा है और वो उन रिसोर्स को यूटिलाइज करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसलिए तो वहां पे जो जमीन होती है या घर होते हैं वो आपकी फैमिली को देखकर मिलते हैं, उसी हिसाब से दिया जाता है कि जितना आपका नीड है, जितनी आपकी जरूरत है, उतना ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है, और आपको उसको रेंट भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट का। समझे? तो ये सोशलिज्म होता है जहां पे हम गवर्नमेंट को कंट्रोल, बोलते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी रिसोर्सेज को। बट लिबरलिज्म में ऐसा नहीं होता। लिबरलिज्म में हम क्या बात करते हैं? प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। सोशलिज्म समझे क्या होता है? अब इसी सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं हमारा कार्ल मार्क्स। अब उन्होंने कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म को दो तरीके का सोशलिज्म बताया, एक ओटिपियन, एक साइंटिफिक। ओटिपियन सोशलिज्म वो बोलते हैं कि जो ओटिपिया वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इमेजिनरी एंड परफेक्ट सोसाइटी। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बोल रहा है कि देखो, जो हम मेरे से भी पहले कुछ थिंकर्स थे जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि वर्ल्ड के अंदर क्या है? सोशलिज्म आए। वो भी मेरी तरह सोशलिज्म चाहते थे, बट उन्होंने मेरी तरह बातें नहीं करी। बोले क्यों? बोले मैं मानता हूं कि उन्होंने प्रॉब्लम को देखा, आइडेंटिफाई करा, उन्होंने पॉवर्टी की बात करी, इक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, इन सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा। बट कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी कोई प्रैक्टिकल या सफिशिएंट कोई ऐसा वे या सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा जो एक्चुअली रिजल्ट लेकर आ सके इस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। ठीक है, सिर्फ वो इमेजिनरी बातें करते रहे, बेटर सोसाइटी की बातें करते रहे, ना कि उन्होंने कभी भी सिस्टमैटिक प्रोसेस बताया कि भाई हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम इस पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को खत्म करते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि पॉवर्टी है, अनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन है, तो सोशलिज्म आना चाहिए, बट सोशलिज्म कैसे आना चाहिए उसका कभी उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया। तो वो बोलते कि वो सिर्फ एक इमेजिन बेटर सोसाइटी चाहते थे, ना कि उन्होंने कभी भी कोई सिस्टमैटिक
प्रोसेस प्रोवाइड करा है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो उन्होंने अपने से पहले जो सोशलिस्ट थिंकर्स है उनको मेंशन करा है कि ये लोग जैसे रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर एंड सेंट सिमोन ये बात करते थे सोशलिज्म की, बट इनका कोई एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं था जहां पे उन्होंने इस चीज को सॉल्व करने की बात करी हो। अब वो बोलते हैं कि जो मेरे आइडिया है ना, जो मेरा सोशलिज्म है वो है साइंटिफिक। भाई ऐसा क्यों? कार्ल मार्क्स दूसरे जो उनसे पहले थिंकर्स थे जो सोशलिज्म की बात कर रहे हैं उनको ओटिपियन, उनको इमेजिनरी बता रहे हैं, बट अपने आप को साइंटिफिक क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलता है कि सोशलिज्म जो है ना वो बेस्ड है किस पे, कि मेरे अकॉर्डिंग जो सोशलिज्म है उसको मैंने एनालाइज करा है, एक्चुअली देखा है कि सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक कैसे डेवलप हुई है। मैं कोई अंधाधुन या फिर आधी में तीर नहीं मार रहा हूँ, मैंने सच में जो हिस्ट्री की इकोनॉमी है उसको स्टडी करा है, मैंने इंटरप्रिटेशन करी है, हिस्ट्री की इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करी है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी के अंदर, मैंने मेथड का यूज करा है कि कैसे चेंज आया है, मैंने क्लास डिवीजन देखी है सोसाइटी के अंदर, मैंने क्लास स्ट्रगल को पढ़ा है, मैंने एक्सप्लॉयटेशन देखा है कि कैपिटलिज्म के अंदर कैसे होता है, मैंने रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है कि तुम कैसे चेंज लेकर आ सकते हो। वो बोला मैंने प्रॉब्लम को तो पढ़ा ही पढ़ा हिस्ट्री के अंदर, उसके साथ साथ मैंने एक साइंटिफिक सॉल्यूशन भी दिया है कि कैसे तुम सोशलिज्म को लेकर आ सकते हो, कैसे तुम एक क्लासलेस या एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी बना सकते हो। तो इसलिए वो अपने आइडियाज को क्या बता रहे हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म बता रहे हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांति वाला, एवोल्यूशनरी मतलब जो पीस के तरीके से आएगा, मतलब कुछ ऐसे थिंकर है जो बोलते हैं कि देखो भाई सोशलिज्म आ जाएगा, शांति से आ जाएगा, हमको कोई वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। बट रिवोल्यूशनरी वाले बोलते हैं ना ना ना, क्रांति से लेकर आओ, शांति से कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी। अब इवोल्यूशनरी वाले बोलते हैं कि पीसफुल तरीके से आ जाएगा, बट यहाँ पे रिवोल्यूशनरी वाले क्या बोलते हैं, क्रांति की जरूरत पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी तभी आएगा सोशलिज्म। ये सपोर्ट करते हैं इवोल्यूशनरी वाले किसको, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को, ये बात करते हैं इलेक्शन लेजिस्लेशन की, ये डिक्टेटरशिप की मना करते हैं कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये बोलते हैं कि सोशलिज्म धीरे धीरे आएगा। बट रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म वाले बोलते हैं नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ पे है क्लास स्ट्रगल, और इसको खत्म करने के लिए तुमको क्रांति लेकर आनी पड़ेगी, और क्रांति कब क्रांति के बाद तुमको डिक्टेटरशिप लेकर आनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे यहाँ पे चेंज होगा। और ये चेंज, ये क्रांति तुम धीरे धीरे नहीं लेकर आओगे, एकदम से लेकर आओगे। ठीक है, तो ये रैंडम चेंज की बात करते हैं, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि तुम एकदम से रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ, ना कि एवोल्यूशनरी की तरह धीरे धीरे चेंज लेकर आओ, एकदम से क्रांति कर दो और डिक्टेटरशिप बना लो और सोशलिज्म स्टैब्लिश कर दो। ओके, अब पढ़ते हैं हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म, कि मार्क्सिज्म के कुछ बेसिक सिद्धांत जिसके ऊपर आपकी पूरी मार्क्सिज्म जो अप्रोच है वो टिकी हुई है। ठीक है भाई, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म क्या होता है। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म मतलब मैं आपको बताती हूँ, डायलेक्टिकल होता है जब सोसाइटी के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप रहते हैं, ठीक है, अमीर और गरीब। गरीब लोग ज्यादा है, अमीर लोग कम है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जाता है। तो जो पुअर पीपल है वो इस चीज को क्या नहीं करेंगे, कब तक फेस करेंगे, एक लिमिट तक। एक दिन वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे सोसाइटी के अंदर कि भाई देखो बहुत हो लिया, हमारे पास सरवाइव के लिए भी नहीं है और तुम भाई सोने की कटोरी में खाना खा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे, सोसाइटी के अंदर चेंज चाहेंगे। अब ये चेंज कैसे आया, जब हमने देखा कि अमीर और गरीब के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो यहाँ पे डायलेक्टिकल का मतलब है जो सोसाइटी के अंदर चेंज आता है किसकी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो उसको बोलते हैं डायलेक्टिकल। भाई मतलब समझ लो, कोई नहीं बताएगा इसका मतलब, आप लोगों को कभी सोच रहे हो कोई नहीं बताएगा, समझ में भी नहीं आएगा आपको कभी भी कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म क्या होता है, नहीं। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझो आप लोग। डायलेक्टिकल का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू चेंज आना, और मटेरियलिज्म मतलब इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमी, मटेरियल, रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो ये क्या है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एक मेथड है
जहां पे हमारे कार्ल मार्क्स समझते हैं चेंज को, डेवलपमेंट को। मतलब सोसाइटी के अंदर कैसे चेंज आया, कैसे डेवलपमेंट आया। तो वो देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी है उसके अंदर कुछ ग्रुप्स के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में हमारा इकोनॉमिक चेंज आता है। और ऐसे ही हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर इकोनॉमिक चेंज होते होते फिर सोसाइटी इतना बदल जाती है। ठीक है, तो वो हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं बट एक इकोनॉमिक मेथड को यूज करके, वो इकोनॉमी को भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, हिस्ट्री की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। अब जो ये कार्ल मार्क्स है, जो ये डायलेक्टिक्स का आइडिया है ना, वो उनका खुद का नहीं है। वो उन्होंने जर्मन फिलोसफर किससे, जीवी एफ हेगल से लिया है। मतलब ये हेगल का आइडिया है, ये हेगल यूज कर रहा है। बट यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेथड वो थोड़ा अलग है। हेगल बोलता है कि सोसाइटी के अंदर पहले आइडियाज डेवलप होते हैं, देन उसके बाद आपकी सोसाइटी की इकोनॉमी चेंज होती है। मतलब आपके अंदर कुछ एक आइडिया आएगा कि भाई देखो बहुत हो गया, मेरे को क्या करना है, चेंज करना है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब तुम्हारे अंदर आइडियाज डेवलप हुए, फिर तुमने अपनी इकोनॉमी को चेंज कर दिया। ठीक है, बट कार्ल मार्क्स बोलते हैं नहीं नहीं, पहले आपकी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक चेंज आता है, फिर आपके यहाँ पे आइडियाज डेवलप होते हैं और सोशल इंस्टीट्यूशन चेंज होते हैं। तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि जो ये हेगल का डायलेक्टिकल मेथड है ना, ये अपने सर के बल खड़ा हुआ है। मैं इसको सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हेगल बोल रहा है कि पहले आपके आइडियाज डेवलप होते हैं, देन आपकी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी चेंज आता है। बट हमारे कार्ल मार्क्स बोलते हैं नहीं, पहले आपकी इकोनॉमी चेंज होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले सोसाइटी के अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो सरप्लस बना। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी, तो लोगों ने अपना खुद का प्रॉपर्टी ऑन करना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं पे हमने देखा कि नए नए लॉज आए, इकोनॉमिकल जो हमारे लोगों के जो आइडियाज है, लॉ है, इंस्टीट्यूशन है, वो चेंज हुए। तो यहीं से हमने देखा कि पहले क्या हुआ, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, देन उसके बाद आपके आइडियाज और सोसाइटी के अंदर चेंज आया है। तो कार्ल मार्क्स यही बात बोल रहे हैं। अब ये डायलेक्टिक्स जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस होता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि भाई आपका एग्जाम है, ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ कि आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म के बीच में 20 मार्क्स में लिखना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म के ऊपर आप 20 नंबर में अपना आंसर रेडी करके मुझे दो। ठीक है, आप आए, बहुत अच्छे, बहुत समझदार बच्चे हो आप, आपने मुझे अपना आंसर दिया कि मैम देखो मैंने, आपने बोला था तो मैंने अपना आंसर लिख दिया। अब आपने मुझे अपना आंसर दिया। अब जो आपका आंसर होगा ना, वो क्या होगा, थीसिस होगा। क्या होगा, थीसिस। अब जो आपने अपना आंसर मुझे प्रोवाइड करा है ना, वो क्या है, थीसिस है। उसको हम क्या बोलेंगे, थीसिस। जो आपके आइडियाज है वो थीसिस है। अब मैंने आपका आंसर चेक करा, उसके अंदर कुछ कमियां निकाली कि भाई ये गलत है ना, और ये सही है, ये गलत है, आपने इस पॉइंट को गलत लिखा है और इस पॉइंट को आपने सही लिखा है। तो जो मैंने गलतियां निकाली है आपके आंसर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीथीसिस, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शन में है आपके आइडियाज के। आपके आइडियाज और मेरा जो आइडिया है वो अलग है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है, और मैं बोलूंगी कि ये आपने अपने आंसर में गलती करी है। अब इसके बाद मैं बोलूंगी कि ये जो आपने लिखा है ना, अब ये ठीक है। ठीक है, मैंने आपकी गलतियां निकाल दी, देन उसके बाद आपका जो आंसर बनेगा वो एक परफेक्ट आंसर बन के आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। समझे आप? ऐसे ही बोलते हैं कि सोसाइटी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जब लोग उन प्रॉब्लम को निकालते हैं तो क्या होता है, एंटीथीसिस होता है, फिर एक आपका नया सिस्टम डेवलप होता है, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। समझ में आया? समझे ना? सिंथेसिस मतलब थीसिस कोई आइडिया, कोई कंडीशन जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर होती है, फिर उसके कॉन्ट्रडिक्शन में, उसके अपोजिशन में एक और आइडिया डेवलप होता है जिसको एंटीथेसिस बोलते हैं, फिर उससे जो परफेक्ट एक प्रोड्यूस होगा स्टेज, उसको बोलेंगे सिंथेसिस। समझ में आया? एग्जाम्पल दिया था आपके आंसर का कि आप अपना आंसर लिख कर आए मेरे पास, आपने 20 नंबर में लिखा, उसके अंदर जो कमियां निकाली वो एंटीथीसिस होगी, आपका जो आंसर आपने लिखा है वो थीसिस होगा। देन उसके बाद कमियां निकालने के बाद अब आपका परफेक्ट आंसर रेडी हो गया, क्योंकि उसके अंदर कोई गलतियां नहीं होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सिंथेसिस बोलेंगे। समझे भाई? तो इसी मेथड का यूज करा है कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को स्टडी करने में, जो हमारी हिस्ट्री है उसकी इकोनॉमी को पढ़ने में। ओके भाई, अब चलते हैं। सेकेंड इनका प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल मैट्रिज्म। इसका क्या मतलब है?
कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस डायलेक्टिकल की जगह क्या हो गया है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म लिख दिया। अभी हमने पढ़ा डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, अब पढ़ेंगे हम हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। मतलब इसी मेथड को, जो ये मेटेरियलिज्म है ना, ये एक मेथड है जिससे हमारे कार्ल मार्क्स क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, हिस्ट्री की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। और जब इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म बोलेंगे। जब वो हिस्ट्री को पढ़ने में डायलेक्टिकल मेथड को यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने आप लोगों को सिखाई साइकिल चलानी, कि आपको कैसे साइकिल चलाना है, या मैंने आपको कार चलानी सिखाई। चलो मान लेते हैं कार पे नहीं चलते, साइकिल चलाना मैंने बताया कि कैसे चलाना है, कब आपको पेंडल दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये क्या हुआ, एक मेथड दिया मैंने आप लोगों को कि आपको कैसे साइकिल चलानी है, तो वो होगा डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। बट जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, आप उसको मेथड को यूज करोगे, जब आप खुद साइकिल चलाओगे, तो वो क्या होगा, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। तो ऐसे ही कार्ल मार्क्स का एक आइडिया है जिसको हमने क्या बोला, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म बोला। और इस आइडिया के अंदर वो देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ रहा है, इकोनॉमी के अंदर चेंज देख रहे हैं। तो इसी मेथड का यूज करते हैं वो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ने में, स्टडी करने में, इसलिए हम इसको हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म बोलते हैं। तो जो हमारे कार्ल मार्क्स है वो इंटरप्रिटेट करते हैं हिस्ट्री को, कि कैसे प्रेडिक्शन होता है, कैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो पूरा रिसोर्सेस है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, क्लास स्ट्रगल है या नहीं है, हिस्ट्री कैसी है। तो जब हमारे कार्ल मार्क्स पूरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उनको अलग अलग स्टेजेस दिखती है, किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। वो बोलते हैं कि सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या है, कम्युनिज्म है, फिर उसके बाद स्लेवरी आया, फिर उसके बाद फेडरलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, देन उसके बाद सोशलिज्म, एंड कम्युनिज्म इज द लास्ट स्टेज जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब एक एक स्टेज को अच्छे से पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि भाई इमेजिन करो, मैं तुमको एक ऐसी सोसाइटी में लेकर जाता हूं, मान लो मैं इमेजिन करा रही हूं बस आप लोगों को, और कोई मेरा वो नहीं है मुद्दा कि आप लोग या फिर कार्ल मार्क्स यही बोल रहे हैं, नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को कि इमेजिन करो आप एक ऐसी सोसाइटी में, जंगल में चले गए, ठीक है, कबीले वगैरह में चले गए आप लोग, वहां पे हुक्का नक्का 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 बोल रहे हैं, है ना, जो होते हैं ना कबीले वाले, उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, हुक्का नक्का 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 नक्का, ये समर कैंप में हम लोग यूज करते थे। तो वही है कि ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपको नहीं यार। वहां पे आप देखोगे कि किसी का कोई प्राइवेट घर नहीं है, किसी की कोई प्राइवेट जमीन नहीं है, उस कबीले के अंदर हर कोई इक्वल है, किसी का कोई शोषण नहीं हो रहा है, वहां पे कोई सरकार नहीं है, क्योंकि हर कोई इक्वल है तो सरकार की तो उनको जरूरत नहीं है ना, पूरी कम्युनिटी उस चीज को ऑन करके बैठी हुई है। तो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं वो कुछ नहीं है, वहां की प्रिमिटिव कम्युनिज्म है। बोले कम्युनिज्म पहले से एग्जिस्ट करता था हमारे वर्ल्ड के अंदर, जब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, कोई क्लास डिवीजन नहीं थी, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी, मतलब कोई सिंगल ऑन नहीं करता था किसी भी रिसोर्स को, सभी के सभी मिलकर काम करते थे, मिलकर रहते थे, कम्युनिटी थी पूरी। मतलब अगर आप कोई भी चीज उगा रहे हो, जैसे चावल उगा रहे हो, तो आपका पूरा मतलब जो कम्युनिटी है, जो सभी के सभी लोग रह रहे हैं, उसको वो खाते थे। किसी एक का नहीं होता था कि मैंने चावल उगाया तो मैं ही खाऊंगा, जैसे होता है ना, आज हम अपने खेत में नाज उगाते हैं तो हम ही उसको लेते हैं, बट वहां पे उसको सभी इक्वली यूटिलाइज करते थे, सभी उसको एक तरीके से खाते थे, पीते थे, रहते थे। इस टाइप पर टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, प्रोडिक्शन इतना होता था जितना आपको जरूरत है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था हमारे इन्वायरमेंट का भी, जितना आपकी जरूरत है नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता था। तो इसी को हमारे कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोला है। बोले धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती है, वो धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। देखा ना, छोटू सा फोन आता था नोकिया का जिसमें साथ में गेम खेलते थे, आज देखो किसी किसी फोन आ रहा है ना, एआई का जमाना आ चुका है। तो वही ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कभी स्थिर नहीं रहती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है ऐसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से आपका सरप्लस बनता है, और यहीं से आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी आता है। मान लो आपका एक ऐसा है, अभी जैसे मैंने बताया ना, कबीले वाले लोग हैं, ठीक है, जंगलों में रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, आप देखते हो ट्रैक्टर बनने लगा, ठीक है, जो होता है ना फावड़ा वगैरह, जो भी लोग यूज करते हैं, सॉरी अगर मैं इस चीज को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकूं, ठीक है, थोड़ा समझ जाना यार,
तो मतलब मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे हर कोई अपनी मशीन को यूज़ कर लेगा। अब सबको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं हम सब मिलकर क्यों काम करें? मैं अपना इतना काम करता हूँ जिससे मेरे लिए भी ज़रूरत हो जाए और कुछ मैं ज़्यादा भी कमा लूँ, है ना? जब मशीन आ चुकी है तो इंसान यही सोचेगा कि मैं अपने खुद के लिए काम करूँ। तो यहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज हो गया। अब सोसाइटी ना मास्टर और स्लेव्स में बँट चुकी है। मतलब मीन्स ऑफ प्रेडिक्शन कुछ लोग ऑन करके बैठे हुए हैं और कुछ लोग स्लेव्स हैं जो कि एक प्रोडक्टिव लेबर की तरह काम कर रहे हैं। तो यहीं से आपका जो मार्क्स है वो बोलता है कि अब धीरे-धीरे आपका गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा कि लोगों के अंदर सेल्फिशनेस आ चुकी है। अब स्लेव और मास्टर का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अमीर और गरीब बन चुके हैं आपकी सोसाइटी के अंदर क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपका स्टेट होगा बट वो स्टेट सिर्फ डोमिनेंट मतलब मास्टर्स के इंटरेस्ट पे ही काम करेगा। समझे? फिर इसके बाद आएगा आपका फेडरलिज्म। अब ये धीरे-धीरे मतलब आपका स्लेवरी सिस्टम कैसे आया समझाती हूँ। अभी तक तो आपके रिसोर्सेज को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था बट धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, कुछ लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करने स्टार्ट कर दिया। अब आपके जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है? वो आपके डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते, वो आपकी नीड्स को पूरा कर रहे थे बट जब लोगों ने अपने डिजायर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करा तो आपके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड थे। अब हर कोई उसको ऑन नहीं कर सकता था तो यहीं से कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज थे जिनको क्या बोला गया, मास्टर बोला गया, और जिनके पास नहीं था उनको स्लेव्स बोला गया। ठीक है? तो कुछ लोगों के पास जिनके पास जमीन थी वो मास्टर कहलाए, जिनके पास नहीं था वो स्लेव्स कहलाए। अब यहीं से आपका फेडरलिज्म डेवलप होता है। ये स्लेवरी धीरे धीरे आपका फेडरलिज्म में आ जाता है जहां पे फेडरल लॉर्ड्स होते हैं और पीसेंट होते हैं। ये जो लॉर्ड्स होते हैं इनके पास अपनी खुद की लैंड होती है और यही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं। जो पीसेंट होता है वो सिर्फ काम करता है और फेडरल लॉर्ड्स के कंट्रोल में होता है। अब यही आपका फेडरलिज्म धीरे धीरे कैपिटलिज्म का रूप ले लेता है क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी अभी रुकी नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। अब धीरे धीरे खेती बाड़ी से क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी और इंडस्ट्री के अंदर आपके बुर्जुआस और प्रोलेटरेट आएंगे। बुर्जुआस क्या होता है, जो आपके कंपनी के इंडस्ट्रीज के ऑनर्स होते हैं, और प्रोलेटरेट कौन होता है, जो वर्कर होता है जो उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको प्रोलेटरेट बोल रहे हैं। कौन, हमारे कार्ल मार्क्स। और जो कंपनी के ओनर है उनको पुर्जवास बोला जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि अब ये जो कैपिटलिज्म होगा ना इसके अंदर हर एक चीज प्रॉफिट के मुद्दे पे की जाएगी। अब हर एक काम प्रॉफिट के लिए किया जाएगा। तो मार्क्स यही बोलते हैं कि कैपिटलिज्म जहां पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इसको खत्म करने के लिए अब करनी पड़ेगी क्रांति। ठीक है भाई? तो यहाँ पे उन्होंने 4 स्टेजेस बताई कि सोसाइटी के अंदर 4 स्टेजेस थी और उनके अंदर कैसे-कैसे क्या थी, प्रॉब्लम थी। ठीक है? अब यहीं पे बताते हैं कि जो कैपिटलिज्म सिस्टम है ना, इसके अंदर लोगों का होता है शोषण। और वो शोषण क्यों होता है? सरप्लस के थ्रू। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। वो बोले कैपिटलिज्म सिस्टम है। अब आपका पहले हमने देखा कि स्लेवरी सिस्टम आया, देन उसके बाद आपका फेडरलिज्म आया, देन उसके बाद आपका कैपिटलिज्म डेवलप हो गया, है ना? ये तो देखा। उससे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। तो बोल रहे हैं कि ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ कंपनीज को जो ओनर है वो होते हैं और कुछ हमारे कंपनी के अंदर वर्कर होते हैं। तो यहाँ पे वर्कर को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। बोले कैसे किया जा रहा है? बोले मैं बताता हूँ। देखो, एक कंपनी के अंदर एक वर्कर है, ठीक है? एक बंदा है जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है। मान लो उस कंपनी के अंदर वो शर्ट बनाते हैं, ठीक है? अब उसने शर्ट बनाई है कितनी, 25,000 की, ठीक है भाई? अब उसने 25,000 की शर्ट बनाई है, किसने, वर्कर ने। अब उसको मिलता है दिहाड़ी कितना, 15,000। 15,000 दिहाड़ी तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो 15,000 उसको मिला, ठीक है? उसने 25,000 का काम करा, 25,000 की उसने शर्ट बनाई जो कि मार्केट में कितने की बिकती है, 25,000 की बिकती है। कंपनी को तो 25,000 मिल रहा है ना भाई? तो वो यही बोल रहा है कि जो वर्कर है उसने 25,000 का काम करा बट उसे दिहाड़ी कितनी मिली, 15,000 मिली। तो ये 25 में से तुम अगर 15,000 घटाओगे तो कहाँ कितना बचा, 10,000 बचा। ये 10,000 कुछ नहीं है, प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को कोई भी नहीं, ये बुर्जुआस खा रहे हैं, जो कंपनी के ओनर है वही खा रहे हैं। बोला जो वर्कर जो इतना सारा काम करता है पूरा दिन फैक्ट्री में, इतनी मतलब इतनी बेकार कंडीशन में 12-12 घंटे काम कर रहा है, फिर भी उसको इतनी कम वेजेस प्रोवाइड हो रही है, वो आपके लिए सरप्लस बना रहा है, वो आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है। उसने ही तो वो 25,000 की शर्ट बनाई है बट तुमने उसको कितना दिया, 15,000 दिया। अब तुम 10,000 तो तुम खा गए,
है ना? तो वो यही बोल रहा है इसी तरीके से तुम वर्कर से तो वैल्यू क्रिएट कराते हो, बट उनको पेड जो देते हो वो कम देते हो, और उसी पेड में से क्या बचता है, आपका सरप्लस बचता है, और इसी का फायदा उठाते हैं कौन, जो ओनर्स होते हैं कंपनी का, और वो उन सरप्लस को कमाते 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 अमीर बनते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्कर है उसकी वेजेस तो उतनी ही रहेगी। तो वो यही बोल रहा है कि इस सरप्लस को बना कोई और रहा है और प्रॉफिट कोई और ले जा रहे हैं। अब ये समझना क्यों जरूरी है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि सरप्लस वैल्यू ना एक फंडामेंटल मैकेनिज्म है कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन का। अगर आप कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर शोषण को समझना चाहते हो कि कैसे इस सिस्टम के अंदर लोगों को शोषित किया जाता है, तो वही यही है कि कैसे वो किसी इंसान से क्या करा रहे हैं, सरप्लस बना रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, बट प्रॉफिट को खुद खा जा रहे हैं। बोले प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराते हैं, उनसे उनसे काम कराते हैं, ठीक है, उनका जो टाइमिंग होता है उसको बढ़ा देते हैं, उनकी वेजेस को कंट्रोल करने लगते हैं, और इसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो वर्कर है वो 12-12 घंटे कब तक काम करेगा, वो भी तो परेशान हो जाएगा। वो कम बना तो काम तुम्हारे लिए इतना बड़ा कर रहा है, उसके बदले तुम उसको इतना कम प्रोवाइड कर रहे हो। बोले इस चीज से क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब कार्ल मार्क्स बोलता है कि मैंने जितना भी सोसाइटी आप लोगों को पढ़ाया है ना, एक प्रमेटिव कम्युनिज्म को छोड़ के, जो मैंने अभी बताया कि आपको मैं कबीला वाली सोसाइटी में लेके चलती हूँ, बोले उसके अंदर उसको छोड़ के ना, हर एक सोसाइटी के अंदर क्लास स्ट्रगल है। तो फोर्थ जो उनका प्रिंसिपल है वो क्लास स्ट्रगल है। बोले कि देखो भाई, क्लास स्ट्रगल है सोसाइटी के अंदर, क्लास स्ट्रगल। बोले सोसाइटी के अंदर ना हैव्स और हैव्स नॉट की क्लासेस है। बोले एक ऐसा ग्रुप है सोसाइटी के अंदर जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा रिसोर्सेस है, एंड इस सोसाइटी के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। वो सरवाइव ही कर रहे हैं, बस सर्वाइवल अपना चला ही रहे हैं जैसे तैसे। तो बोल रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर हैव्स और हैव्स नॉट है, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है और कुछ लोग डिपेंड है, कुछ सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा है। जैसे आप स्लेवरी सिस्टम को पढ़ोगे, वहां पे मास्टर्स के पास सब कुछ है, बट आपका स्लेव जो है वो मास्टर्स के ऊपर डिपेंड है। आपके फीडबल लॉर्ड्स अच्छा खासा रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहे हैं, बट पीसेंट जो कि अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है। कैपिटलिज्म जहाँ पे बुर्जुआस जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, अच्छा खासा पैसा है, बट प्रोलेटरेट जो कि हमारे वर्कर है इंडस्ट्री के, सर्वाइव के लिए हो रहा है। तो बोले ये क्लास स्ट्रगल है सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे जो डोमिनेंट क्लास है वो कंट्रोल कर रही है किसको, प्रिडिक्शन को, रिसोर्सेज को, और डिपेंड जो क्लास है वो सिर्फ परफॉर्म कर रही है प्रोडक्टिव वर्क, वो काम तो कर रही है बट उनको कुछ उसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है। तो बोले कैपिटलिज्म में तुम देख लो ना, जो बुर्जुआस लोग हैं, मतलब जो आपके इंडस्ट्री के ऑनर है, वो कंपनी, वो फैक्ट्री, वो कैपिटल, वो प्रोडक्टिव एसेट, सबको पैसे वगैरह सबको कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा जो प्रोलिटरेट है उसको क्या मिल रहा है, उसको सिर्फ वेजेस मिल रहे हैं, उसको दिहाड़ी मिल रही है। वो कंपनी के लिए इतना वैल्यू क्रिएट कर रहा है, इतना सरप्लस बना रहा है, बट उसके बदले उसको वेजेस मिल रहा है। बोले ये सब क्या होगा, इससे होगा गरीब लोग जो वर्कर है वो परेशान हो जाएंगे। कब तक वो गरीबी में रहेंगे। अब उनको नफरत होने लगेगी किससे, जो बुर्जुआस है उनसे, क्योंकि वो तो अमीर के अमीर होते जा रहे हैं और हमारे प्रोलेटरेट गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। बोले यहां से आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा और इसी को बोला जाएगा क्लास स्ट्रगल। तो मार्क्सिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको खत्म करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए बोलते हैं कि क्रांति कर दो, सारे सिस्टम को हटा दो। क्रांति करना मतलब पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंक देना। बोले क्रांति कर दो। तो रेवोल्यूशन उनका फिफ्थ प्रिंसिपल है, जहां पे बोलता है क्लास स्ट्रगल को खत्म करना है ना, हैव्स और हैव्स नॉट की क्लास को हटाना है, अमीर गरीब को हटाना है ना, तो क्रांति कर दो। नहीं रहेगा कोई अमीर गरीब। बोले इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ता ही चला आ रहा है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए क्रांति कर दो। बोले क्रांति कर दो, स्लेवरी, फेडरलिज्म, कैपिटलिज्म हटा दो, इनको सोशलिज्म लेकर आ जाओ। बोले क्रांति कर डालो, पूरे सिस्टम को बदल दो। अब ये क्रांति क्यों जरूरी है, तो अकॉर्डिंग टू रिवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म जो कि क्रांति की बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो रूलिंग क्लास है ना, वो हमेशा इकोनॉमिक पावर को होल्ड करने की कोशिश करेगी। कभी कोई इंडस्ट्री का जो ओनर है वो नहीं चाहेगा उसके हाथ में से पैसा जाए या कंट्रोल जाए, कोई नहीं चाहेगा, वो कंट्रोल करके रखना चाहेंगे। बट वर्किंग क्लास को ये सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, क्यों, इक्वालिटी लेकर आने के लिए, क्योंकि उनका हमेशा शोषण ही होता रहेगा। तो इसको खत्म करने के लिए क्रांति जरूरी है। बोले अगर तुम धीरे 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 चेंज चाहते हो, नहीं आने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे नहीं आएगा, तो उखाड़ फेंको सिस्टम को, बदल दो।
बोले कम्युनिज्म लेकर आ जाओ, खत्म कर दो सारी चीजों को। बोले ज्यादा करो तो डिक्टेटरशिप लेकर आ जाओ, मतलब जो आपके वर्कर है अब वो अपनी सत्ता रखेंगे, वही कंट्रोल रखेंगे, वही डिक्टेटरशिप बना के रखेंगे हिटलर की तरह। तो डिक्टेटरशिप बना लो, ठीक है। अब वो बोलते हैं कैपिटलिज्म को खत्म करो, रिवोल्यूशन करो, और अब तुम क्या करो, जो हमारे प्रोलिटरेट है, जो हमारे वर्कर है, उनको डिक्टेटरशिप बना के रखो। अब ये बोल रहे हैं डिक्टेटरशिप क्यों बात कर रहे हो, जब तुम चाह रहे हो कि कोई भी कंट्रोल ना करे, आपकी कम्युनिटी कंट्रोल करे, तुम कम्युनिज्म लेकर आना चाह रहे हो, तुमने डिक्टेटरशिप की क्यों बात करी। तो कार्ल मार्क्स बोलता है डिक्टेटरशिप जरूरी है क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास, जो कंपनी को ऑन करके बैठे हुए लोग, वो कोशिश करेंगे अपने सिस्टम को रिस्टोर करने का, वो काउंटर रेवोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, वो सिस्टम को दोबारा स्थापना करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए प्रोलेटरेट को अपना डिक्टेटरशिप बना के रखना है कि उनका कंट्रोल ना जाए, ठीक है। तो इसलिए तुमको जरूरी है, बोले कैपिटलिस्ट स्टेट को खत्म करने के लिए क्रांति करो, और क्रांति के बाद अपनी डिक्टेटरशिप बना के रखो। डिक्टेटरशिप बनाने के बाद तुमको एक सोशलिस्ट स्टेट बनाना है, मतलब तुम्हारी डिक्टेटरशिप रहेगी, जो वर्कर है वो पावर में रहेंगे और अपना डिक्टेटर बना के रखेंगे, और धीरे धीरे जो सरकार है, मतलब जो आपकी प्रोलिटरेट होंगे, वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करेंगे और सभी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और जब तुम सभी के लिए वेलफेयर के लिए काम करोगे तो कोई अमीर गरीब नहीं बचेगा, तो तुम्हारा जो क्लास डिवीजन है वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगा। तो फिर बाद में तुमको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हारा कम्युनिज्म आ जाएगा, मतलब अब तुम्हारी पूरी कम्युनिटी ऑन करके रखेगी रिसोर्सेज को, तुमको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो कम्युनिज्म वो बोले फाइनल स्टेज है जहां पे तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं होगी, कम्युनिटी होगी, मतलब सभी के सभी लोग होल्ड करके रखे हुए रिसोर्सेस को सब अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। बोले ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जो क्लासलेस होगी, यहाँ पे कोई बुर्जुआस, कोई प्रोलिटरेट, कोई एक्सप्लॉइटिंग, कोई एक्सप्लॉइटेड क्लास नहीं होगी, कोई अमीर गरीब, कोई हैव्स नॉट, कोई हैव्स, कुछ नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, सब एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, कम्युनिटी ऑफ वर्कर्स से, सब एक ही लोग होंगे। बोले स्टेटलेस सोसाइटी होगी, बोले धीरे धीरे अगर आप प्रोलिटरेट की सत्ता रहेगी ना, फिर वो इक्वलिटी पे काम करेंगे, और वह इक्वलिटी सोसाइटी को इक्वल बना देगी, फिर आपका कम्युनिज्म आ जाएगा, और कम्युनिज्म के अंदर आपको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले धीरे धीरे तुम सोचोगे कि जो स्टेट है वो अननेसेसरी हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग इक्वल है, अब सभी अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, सब कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, किसी का कोई शोषण नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। अब रिसोर्सेज को कोई एक सिंगल पर्सन नहीं रख रहा है, नहीं ऑन कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। बोले जो प्रेडिक्शन होगा वो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग होगा, जितना तुम्हें जरूरत है उतना ही होगा, कोई प्रॉफिट मोटिव से नहीं होगा। बोले कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं बचा, कोई शोषण नहीं बचेगा, किसी भी चीज को तुम क्या नहीं करोगे, अपनी डिजायर के लिए काम नहीं करोगे, सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करोगे। इक्वालिटी होगी, बोले ये एक एग्लिटेरियन सोसाइटी होगी, मतलब इसके अंदर सभी इक्वल होंगे, कोई क्लास नहीं होगी, कोई डोमिनेटेड या डोमिनेंट क्लास नहीं रहेगी आपके अंदर, हर वो इक्वल होगा। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे काफी अच्छी बात बोलते हैं कि फॉर ईच अकॉर्डिंग हिज एबिलिटी एंड फॉर टू ईच अकॉर्डिंग हिज नीड, मतलब हर कोई अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा और उसको उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये अभी मैंने आपको जो मैं एमए का सीरीज चला रही हूँ उसके अंदर सेम यही लाइन मैंने यूज करी थी कि कार्ल मार्क्स क्या बोल के गए हैं। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी वहां पे जस्टिस के बारे में, जहां पे बोला था कि कार्ल मार्क्स से ये लाइन बोली है, तो कार्ल मार्क्स अपने खुद के प्रिंसिपल में भी बोल रहे हैं, बोले कि हर कोई इतना काम करे जितने उसकी एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी से बाहर काम ना करे, अपना शोषण ना होने दे, जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम सहमत हो करने के लिए उतना काम करो, और उसके बदले तुम्हारी नीड्स को पूरा किया जाएगा, तुम्हें जो बेसिक नीड्स है वो मिलेंगी, और सबकी नीड्स को पूरा किया जाएगा, कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा किसी की डिजायर्स पूरी की जाए। तो वही ये बोल रहे हैं कि अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करो और तुम्हें उसके डिजायर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये थे सारे प्रिंसिपल किसके, कार्ल मार्क्स के, जिसके बेस पर हमारी जो मार्क्सिज्म अप्रोच है वो टिकी हुई है। आगे बढ़ते थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्या होता है। तो कार्ल मार्क्स एक थ्योरी देते हैं जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एलिनेशन। ये मेनली आपके डेवलप है इकोनॉमिक फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, जो कि पब्लिश करी थी कार्ल मार्क्स ने, कब, 1844 के अंदर। यहाँ पे एलिनेशन का मतलब होता है जब एक पर्सन अलग हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से, दूसरे लोगों से और अपने आप से ही। एलिनेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना सब चीजों से। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर जो वर्कर होते हैं वो अपनी आजादी खो देते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी
खो देते हैं, वो अपना सेंस ऑफ फुलफिलमेंट खो देते हैं। तो बोले कि जो कैपिटलिज्म सिस्टम है इसके अंदर 4 तरीके का एलिनेशन होता है। बोले कि एलिनेशन सबसे पहले होता है प्रोडक्ट का, मतलब तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो एज अ वर्कर, तो धीरे धीरे तुम्हारा क्या होगा, तुम काम करना स्टार्ट करें, तुम वहां पे गुड्स बना रहे हो, तुम वहां पे सामान बना रहे हो, और वो प्रोडक्ट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटलिस्ट से। मतलब जो कंपनी का ओनर है वही डिसाइड करेगा कि तुमको क्या प्रोडक्ट बनाना है, अपनी मर्जी से तुम नहीं बना सकते हो। देयरफॉर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ जहां पे पेंसिल बनाई जाती है, तो पेंसिल का डिजाइन कैसा रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगी, मैं नहीं करूंगी ना, मैं तो एक वर्कर हूं, मेरे को बताया जाएगा कि तुमको पेंसिल ऐसी बनानी है भाई, तो ऐसी ही बनानी है, मैं कोई और पेंसिल नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे नटराज की कंपनी में काम करें, मैं नटराज जैसी ही पेंसिल बना सकती हूँ, मैं डॉम्स जैसी नहीं बना सकती हूँ। बोले तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है, तो धीरे धीरे तुम प्रोडक्ट से क्या होने लगोगे, एलिनेट होने लगोगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है, जो तुमको बोला जा रहा है वही तुमको करना है। पता नहीं है एक तरीके से, मतलब तुम्हें जो बोला जाएगा वही तुम क्या करोगे, करोगे। ठीक है, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है कि तुम्हें कैसे प्रोड्यूस करना है, तुम्हें बताया जाएगा क्या करना है, उस तरीके से बनाना है। एलिनेशन फ्रॉम वर्क प्रोसेस, तुम एलिनेट हो जाओगे जब तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है कि तुम्हें क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से करना है। बस तुमको बता दिया गया है, तुमको एक गाइडेंस दे दी गई है कि ऐसे ही नटराज की पेंसिल बनानी है, रेड रंग की, रेड कलर की होनी चाहिए, ब्लैक उस पर एक और लाइन होनी चाहिए, उस पर नटराज लिख दो, और ऐसी इतनी लंबी होनी चाहिए। भाई सब कुछ दे दिया है मेरे को, मैं अपने मन से कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकती हूँ। बोले एक काम को रिपीट करते रहोगे, बार बार उसी नटराज पेंसिल को डेली डेली बनाते रहोगे, तो तुम अपने वर्क प्रोसेस से अलग हो जाओगे। अब धीरे धीरे तुम दूसरे लोगों से भी एलिनेट हो जाओगे। कैपिटलिस्ट कंपटीशन बढ़ाता है। बोले कैपिटलिज्म सिस्टम जहाँ पे बहुत सारी कंपनी होती है, वहां पे लोगों के बीच में एक रिवाइवल भी होती है। अरे डॉम्स ने इतनी अच्छी पेंसिल कैसे बना दी, नटराज की क्यों नहीं है। बोले यहाँ पे बुर्जुआस और प्रोलेटेरिएट के बीच में एक डिवीजन होती है, लोग आपस में कॉम्पिटिटर की तरह काम करते हैं, ना कि मिलकर काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह कॉपरेट नहीं करते हैं कैपिटलिज्म के अंदर। धीरे धीरे तुम अपने आप से भी एलिनेट होने लगोगे, क्योंकि वो वर्कर अब अपनी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं कर पा रहे। भाई मान लो कि मैं एक कंपनी में एक वर्कर की तरह काम कर रही हूँ, कंपनी में 12-12 घंटे तक मैं नटराज की पेंसिल बनाई जा रही हूँ, बनाई जा रही हूँ, बनाए, मेरे पास टाइम नहीं है दूसरे लोगों से बात करने का, है ना, मेरे को नहीं पसंद किसी से बात करना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं, बाहर बारिश पड़ रही नहीं, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मैं अपना काम में लगी पड़ी हूँ, मेरा और कोई इंटरेस्ट है, कोई पैशन है, किसी के ऊपर कोई काम नहीं है, 24 घंटे में एक ही काम को, पूरे दिन में एक ही काम को करे जा रही हूँ। बोले कि अब धीरे धीरे तुम अब अपने आप से भी क्या होने लगोगे, एलिनेट होने लगोगे, अलग होने लगोगे। बोले अब तुम सिर्फ सर्वाइव के लिए जी रहे हो, सिर्फ काम करते जा रहे हो, सिर्फ अन कर रहे हो जितना तुम सर्वाइव कर सकते हो। बोले तुम ऐसा वर्कर इतना ही काम कर पा रहे हो, बोले ये तो बेकार हो गया। तो कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, एक पर्सन को उसके प्रोडक्ट, उसके वर्क और उससे और दूसरे लोगों से क्या कर रहा है, एलिनेट कर रहा है, अलग कर रहा है। कौन बोल रहे हैं, हमारा कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं। अब कार्ल मार्क्स के अंदर, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, तो वो एक थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ फ्रीडम की, जहां पे कार्ल मार्क्स एक ह्यूमनिस्ट फिलोसफर है, वो ह्यूमन फ्रीडम की बात करते हैं। बोले ह्यूमन फ्रीडम बहुत जरूरी है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा हो, अच्छे खासे रिसोर्सेज हो, नहीं। फ्रीडम मतलब तुम्हारा कोई शोषण ना करे, तुम अपने आप से अलग ना हो, तुम अपने इंटरेस्ट पे काम करो, जो तुम्हारी एबिलिटी है उतना काम करो, तुम अपनी खुशी के लिए जियो। बोले डिह्यूमनाइजेशन नहीं होता, तुमको दबाना नहीं होता फ्रीडम। बोले फ्रीडम का मतलब ये नहीं है। बोले कैपिटलिज्म जहां पे लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उनकी इकोनॉमिक, उनकी सोशल कंडीशन को, बोले फ्री नहीं है। फ्रीडम थ्रू नॉलेज कह रहे हैं कि मार्क्स बोल रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने नेचर से दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। बोले नहीं, लॉ को समझो, नेचर को समझो, वो फ्री है। बोले एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कर लो, क्रांति कर लो, जरूरी है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को बदलना, तभी रियल फ्रीडम आएगी। बोले कम्युनिज्म के अंदर ट्रू फ्रीडम होती है। ऐसा क्यों? बोले कम्युनिटी होती है, वहां पे कोई अमीर गरीब नहीं होता है, कोई क्लास नहीं रहते हैं। बोले एक्सप्लॉइटेड फ्री क्लास होती है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है फ्री ह्यूमन बीइंग, जिसके साथ कोई शोषण नहीं हो रहा है, जो किसी से अलग नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी पे भी अलग नहीं है, अपने काम मतलब जितना उसका पूरा कंट्रोल है कि मुझे क्या करना है, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कर रहा है, उसको कोई दबा नहीं रहे। तो सोशलिज्म के अंदर, कम्युनिज्म के अंदर यही होता है। ठीक है, अब जो हमारे मार्क्सिज्म के इतने सारे आइडियाज हमने पढ़े, अब इसको काफी लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। बोलते हैं कि मार्क्सिज्म ने बोला कि हैव्स और हैव्स नॉट की क्लास है, वो हर एक सोसाइटी के अंदर दो ही क्लासेस को देख रहे हैं।
मिडिल क्लास कहाँ पे गई? आज के टाइम पे तुम देख लो, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है। ना इतने ज्यादा गरीब है और ना इतने ज्यादा अमीर है, सिर्फ मिडल में लोग बसे हुए हैं। हम भी तो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। बोले मिडिल क्लास से फैमिली बिलोंग कर रही है सारी, तो तुमने तो इसकी बात ही नहीं करी है। तुमने तो अमीर गरीब बता दिया, मिडल में कहाँ गया बंदा? बोले उसको तो इग्नोर ही कर दिया, कल मक्स मिडल का तो नाम ही नहीं लिया। तो लोग इस चीज को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बोले कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, तुमने तो बोला कैपिटलिज्म तो अब भी सर्वाइव कर रहा है। देख लो इंडिया में 1999 1991 के अंदर हम एलपीजी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। हम दो भाई कैपिटलाइजेशन लेकर आ रहे हैं। बोले कैपिटलिज्म तो बढ़ रहा है, तुम बोले खत्म हो जाएगा। बोले क्रांति आएगा, कहाँ क्रांति आया? सिर्फ दो देशों में आया, रशिया और चाइना में। बोले कहीं नहीं है। बोले तुम सोसाइटी के अंदर चेंज आता है इकोनॉमी से। हाँ, सोसाइटी के अंदर चेंज पॉलिटिक्स कल्चर रिलीजन वैल्यू हर किसी से आ सकता है, हर किसी से आ सकते हैं। तुम बोले सोशलिज्म के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले चाइना में झांक के देखो, वहां पे गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट ही अपनी सत्ता बना के रखी हुई है। बोले कहाँ पे गवर्नमेंट गायब हो गई? भाई गलत बोले हो। बट मार्क्सिज्म रेलेवेंस रखती है भाई, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बेकार बोल दिया, बेकार ही है, नहीं, इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? सोसाइटी को एनालाइज करने के लिए, पुअर और ऑप्रेस की वॉइस को समझने के लिए, इनइक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन क्लास स्ट्रगल को समझने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मेरे को बताने का है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। तो पूरा यूनिट आपका यहीं खत्म हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। कहीं कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है। अब मेरे को एक बच्ची का कमेंट आया था कि मैम आपसे मैं एक प्रोवाइड करता हूँ एक सजेशन कि आप पूरा यूनिट पढ़ा दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो और उसका आंसर बता दो कैसे रखना है। अरे भाई, क्या बोल रहे हो तुम? समझो, पहले यूनिट को कंटेंट तो रेडी करो, तुम्हें लिख के क्या आना है। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आया है ओटिपियन साइंटिफिक सोशलिज्म का, राइट डाउन अबाउट अ ओटिपियन साइंटिफिक सोशलिज्म, लिखो इसके ऊपर 20 नंबर में। कितना पढ़ाया है मैंने आपको? इतना पढ़ाया है, इतने में आप 20 नंबर में लिख के आ जाओगे? नहीं, आपको पूरे यूनिट लिखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा सोशलिज्म क्या होता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्सिज्म क्या है, यूटोपियन साइंटिफिक सोशलिज्म क्या है। फिर उसके बाद आपको ये बेसिक प्रिंसिपल लिखने पड़ेंगे मार्क्सिज्म के, तब जाके आपका 20 नंबर का ये आंसर रेडी होगा। अगर वो आपसे इवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म पूछ रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुम इतना ही लिख कर आओ। नहीं, 20 नंबर के आंसर में तुमको सब कुछ लिखना पड़ेगा भाई। पूरा यूनिट लिखना पड़ता है 20 नंबर में, 5-6 शीट्स में आपका आंसर पूरा होता है। तो पूरा यूनिट अच्छे से पढ़ो और फिर आंसर रेडी करो उसका, कि भाई मेरे से वो थ्योरी ऑफ एलिनेशन पूछे, थ्योरी ऑफ फ्रीडम पूछे, मैं सबको लिख कर आऊंगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ऐसे आपको आंसर रेडी करना है। तो अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, राधे राधे। और बस इतना ही बोलते हैं आज के लिए। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय, राधे राधे।